गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम विज्ञान के शिक्षण शास्त्र में चर्चा करने जा रहे हैं निगमन विधि को लेकर के। और निगमन विधि के ऊपर हम चर्चा करें, इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, डिडक्टिव मेथड। तो सर्वप्रथम हमें ये जानना पड़ेगा कि लैंडन महोदय ने ये कहा कि इनका अर्थ किस प्रकार से हम समझ सकते हैं। हमें अर्थ समझ में आना चाहिए। हमें सबसे पहले जब हमने विधि पढ़ी थी कल आगमन विधि, तो आगमन विधि में हम क्या कर रहे थे कि आगमन विधि कहाँ से कहाँ चलती है। आगमन विधि जाती है उदाहरण से और नियम की ओर। इसका मतलब कहाँ जाते हैं हम चलते हैं ज्ञात से अज्ञात की, और इस शिक्षण सूत्र का हम फॉलो करते हैं। शिक्षण सूत्र की इस बात को लेकर के कि आगमन जो विधि होती है वो विशिष्ट से सामान्य की ओर के सिद्धांत को फॉलो करती है। इसके अतिरिक्त हमने और चर्चा की थी कि आगमन विधि जो होती है वो प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर चलती है। इसके साथ साथ हमने चर्चा की थी कि आगमन विधि जो होती है वो स्थूल से सूक्ष्म की ओर को फॉलो करती है। स्थूल से सूक्ष्म की ओर का जो सिद्धांत है उसको फॉलो करती है। ये हमें विशेष तौर पर क्या करना है, ध्यान रखना है। जैसे कि ये ज्ञात से अज्ञात की ओर जाती है, अब इसको हम ये भी कह सकते हैं मूर्त से अमूर्त की ओर। मूर्त से अमूर्त की ओर आगमन विधि थी। अब हम बात कर रहे हैं निगमन विधि की चर्चा कि निगमन विधि जो रूल फॉलो करती है। निगमन विधि के यदि हम शिक्षण सूत्रों की चर्चा करें, शिक्षण सूत्र हैं, क्योंकि इसमें क्या होगा, आगमन विधि में बच्चों को उदाहरण पहले बता दिए जाते हैं। इसमें उदाहरण नहीं बताए जाते, इसमें क्या बताए जाते हैं, सर्वप्रथम नियम सूत्र या परिभाषा बच्चे के समूह प्रस्तुत की जाती है और फिर उसको विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से समझाया जाता है। तो नियम से उदाहरण की ओर निगमन विधि फॉलो करती है, नियम से उदाहरण की ओर का सूत्र। इसके अतिरिक्त ये जो बात करती है, क्या हो गया, उदाहरण हमेशा विशिष्ट होते हैं। ये मैंने आपको बताया था, उदाहरण हमेशा विशिष्ट होते हैं, इसलिए ये नियम से चलती है। नियम सामान्यीकृत होते हैं, इसलिए सामान्य से ये विशिष्ट की ओर शिक्षण सूत्र को क्या करती है, फॉलो करती है। यहाँ पर हमें मालूम नहीं होता है तो हम किस शिक्षण सूत्र का प्रयोग करते हैं, अज्ञात से फिर ज्ञात की ओर आगे हम आगे चर्चा करते हैं। ये विशेष जानकारी हमें इन विधियों के माध्यम से प्राप्त होती है। जैसे कि हमने बात की वहाँ मूर्त से अमूर्त की ओर आगमन विधि में, तो निगमन विधि की हम जब चर्चा करते हैं तो ये कहाँ से कहाँ जाएगी, अमूर्त से मूर्त की ओर। वो मूर्त से अमूर्त की ओर थी और ये कहाँ जाएगी, अमूर्त से मूर्त की ओर। अमूर्त का मतलब जो होता है, जो हमें दृष्टिगत नहीं होता है, जो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होती है वो अमूर्त होती है। मूर्त होती है जो हमें दृष्टिगत होती है। इन शिक्षण सूत्रों को ये क्या करती हैं, फॉलोअप करती हैं। निगमन विधि को हम समझे कि निगमन विधि की जो परिभाषा दी गई है, निगमन विधि का जो परिभाषीकरण किया गया है, तो लैंडन महोदय ने किया था। और लैंडन महोदय ने ये कहा था कि सर्वप्रथम कोई नियम सूत्र या सिद्धांत, नियम सूत्र या सिद्धांत होता है, नियम सूत्र या परिभाषा होती है, बच्चों के समूह प्रस्तुत की जाती है। बच्चों के समूह को प्रस्तुत की जाएगी, ये लैंडन महोदय ने कहा है। उसके बाद उनका क्या बताया जाता है, बच्चों को अर्थ बताया जाता है। क्या बताया जाता है, अर्थ बताया जाता है। और फिर अंत में वो क्या करेंगे, तथ्यों के प्रयोग के द्वारा वो इस बात को पूरी तरह से क्या हो जाते हैं, स्पष्ट कर लेते हैं। प्रयोग से उसे पूर्णतः स्पष्ट कर दिया जाता है। ये लैंडन महोदय ने कहा है कि जो निगमन विधि है उसके द्वारा शिक्षण में सर्वप्रथम कोई नियम सूत्र या परिभाषा बच्चों के सम्मुख प्रस्तुत किया जाएगा। उसके बाद बच्चों को उनका अर्थ बताया जाएगा। अर्थ बताने के बाद बच्चा तथ्यों के प्रयोग के द्वारा उसे पूर्णतः क्या कर लेता है, स्पष्ट कर दिया जाता है। अब इस विधि की हम बात कर रहे हैं क्योंकि ये बिल्कुल विपरीत वृद्धि होती
होती है किसकी, आगमन विधि की। और जैसे कि आपको पता है कि दोनों में कोई ना कोई अंतर होगा। हमने उसमें बताया था कि कुछ गुण थे उस विधि के, इस विधि के भी कुछ क्या है, मेरिट्स हैं और कुछ क्या है, दोष। तो गुण दोषों पर चर्चा करना किसी भी विधि के अंतर्गत बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। डिमेरिट्स, हम सर्वप्रथम देखते हैं निगमन विधि के कौन कौन से गुण होते हैं, क्योंकि ये विधि में क्या होता है, किसी भी बात के लिए आपको खोज नहीं करनी होती है। नियम अध्यापक के द्वारा क्या होता है, प्रस्तुत कर दिया जाता है। तो जब नियम प्रस्तुत कर दिया जाता है, बच्चों के बना हुआ जो नियम है वो सब क्या किया जाता है, प्रस्तुत कर दिया जाता है। इसलिए ये विधि जो होती है समय की दृष्टि से देखें हम और श्रम की दृष्टि से देखें। समय और श्रम की दृष्टि से विधि कैसी होती है, ये बचत वाली विधि होती है। इसका मतलब इसमें दोनों में क्या लगता है, कम समय लगता है, कम परिश्रम लगता है निगमन विधि के अंतर्गत। दूसरी हम बात करें इसकी विशेषताओं को लेकर के कि बालक क्या होता है, जब नियमों की हम चर्चा कर रहे हैं तो बालक क्या होता है, शुद्ध नियमों को पहले ही समझ लेता है, जान लेता है, उसके सम्मुख प्रस्तुत कर दिए जाते हैं। तो शुद्ध नियमों की जानकारी बच्चे को हो जाती है, वो इनके संबंध में गलत जानकारी कभी भी ग्रहण नहीं करता है। जैसा कि हमने आगमन विधि में देखा था दोष के अंतर्गत कि वो क्या होता है, कई बार जब उसको उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं तो नियमों का जब वो स्पष्टीकरण करता है, नियम बनाता है, तो कई बार क्या होता है, वो अशुद्ध जानकारी उसे मिल जाती है, अपूर्ण जानकारी उसे नियमों के संदर्भ में मिल जाती है। तो बच्चा क्या होता है, गलत नियमों को सत्यापित कर लेता है। इस विधि के अंतर्गत ये क्या होती है, आवश्यकता नहीं होती है। इस विधि का ये गुण होता है कि शुद्ध नियमों की उसे जानकारी हो जाती है, तो अशुद्ध नियमों को जानने का उसे अवसर इसमें नहीं मिलता है। और बात करते हैं कि इस विधि के अंदर जो हमने देखा था कि टीचर का जो रोल होता है, टीचर के जो बात कर रहे हैं कि अध्यापक के लिए जो होता है, अध्यापक का जो कार्य होता है वो कैसा हो जाता है, सरल हो जाता है, क्योंकि बच्चों के सम्मुख वो क्या करता है, बने हुए नियमों को प्रस्तुत करता है। जबकि उस विधि में क्या होता है, उससे बहुत सारे उदाहरणों के माध्यम से नियमों का सत्यापन करना होता था। तो उस विधि में उसका कार्य क्या होता है, एक कठिन कार्य उसका होता है। इस विधि के माध्यम से जब हम बात करते हैं निगमन की, क्योंकि नियमों का सत्यापन किया जा रहा है उदाहरणों के माध्यम से, तो ये विधि जो होती है, जब नियमों का सत्यापन किया जाता है उदाहरणों के माध्यम से, तो इस विधि के अंदर क्या होता है कि एक समय में ही ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को पढ़ाया जा सकता है। हम ये कह सकते हैं कि एक क्लासरूम के अंदर जो उपस्थित बच्चे हैं उनको निगमन विधि के माध्यम से एक समय में ही पढ़ाया जा सकता है। एक ही समय में क्या कर जा सकता है, पढ़ाया जा सकता है। किसको, बच्चों को एक ही बार में, सभी बालकों को एक ही बार में या एक ही समय में हम कह सकते हैं इस विधि के माध्यम से पढ़ाया जा सकता है। और हम चर्चा करें कि कोई भी विषय पढ़ाना हो उसके लिए ये विधि क्या होती है, उपयुक्त होती है। अब इसकी हम बाद में चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से हमें इनका प्रयोग करना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये शिक्षण के जो सूत्र हैं ये ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं कि किन किन शिक्षण सूत्रों को ये फॉलो करते हैं, ये आप विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे। अब हम बात करते हैं इस विधि के पहले कि ये दोष क्या है। ये आपको मालूम चल गया कि यह विधि होती है वो आगमन के क्या होती है, विपरीत होती है। आगमन के विपरीत होती है। विपरीत किस अर्थ में है कि ये किन सूत्रों को फॉलो करती है, ये सामान्य से विशिष्ट की ओर सूत्र को फॉलो करती है, पहली बात। दूसरी बात हम करते हैं कि ये अज्ञात से ज्ञात की ओर चलती है, अज्ञात से ज्ञात की ओर चलती है। वह हमने बात की थी प्रत्यक्ष से प्रमाण की तरफ, ये बात करती है प्रमाण से प्रत्यक्ष की तरफ की। और हम इस पर चर्चा कर रहे हैं आगे। तो ये विधि जो होती है वो अमूर्त से मूर्त की ओर जाती है, अमूर्त से मूर्त की ओर। जिन नियमों का बच्चों को पता नहीं होता है उसका सरलीकरण कराया जाता है उदाहरण के माध्यम से। तो विद्यार्थी जो जाता है कहाँ से, अमूर्त से मूर्त की ओर इस विधि के अंतर्गत चलता है। अतः कि शिक्षण सूत्र जो होते हैं ये सारे क्या हो गए, विपरीत हो गए आगमन विधि के। इसलिए इस विधि के माध्यम से जब पढ़ाया जाता है तो ये बच्चा जो होता है इसमें केंद्र नहीं रहता है।
ये बाल केंद्रित या बाल केंद्रित विधि नहीं होती है। ये आप ध्यान रखेंगे। कौन सी? निगमन विधि। और जब आगमन की तुलना करते हैं, आगमन जो होता है वो बालक केंद्रित विधि होती है। इसलिए हमने बताया था आपके लिए कि आगमन विधि के माध्यम से जब पढ़ाया जाता है तो छोटे बच्चों के लिए उपयोगी होती है, और निगमन विधि जो होती है वो उच्च क्लास में या बड़े बच्चों के लिए क्या होती है, ज़्यादा प्रभावी होती है, क्योंकि आगमन विधि में बच्चा स्वयं खोज करने के माध्यम से सीखता है। हमने बताया था एक खोज को क्या करता है, एक खोज का मार्ग है आगमन। और दूसरी तरफ करेंगे निगमन की बात, तो निगमन क्या करता है, ये अनुकरण का मार्ग है, फॉलो करता है बच्चा। इसमें नियम बता दिए जाते हैं टीचर के द्वारा, उन रूल्स को ही क्या करता है, बच्चा फॉलो करता है। अतः उसकी कुछ रचनात्मक जो क्रिएटिविटी होती है वो इसमें नहीं रह पाती बच्चे की। इसमें हम बात करते हैं आगे कि बालक को इस विधि के अंतर्गत जो नियम बता दिया गया है उस नियम को हर हाल में उसको क्या करना होता है, स्वीकार करना होता है। उसमें वो कोई भी करेक्शन नहीं कर सकता। निगमन विधि के अंतर्गत जो भी ज्ञान विद्यार्थी को दिया जा रहा है अथवा जो भी नियम विद्यार्थी के सम्मुख प्रस्तुत कर दिया उसे क्या करना होता है, स्वीकार करना होता है। ये इसका क्या है, एक दोष है, कमी है कि उसमें अपना कुछ भी इम्प्लीमेंटेशन वो नहीं कर सकता। जब हम बात करते हैं भौतिक शिक्षण की, फिजिकल टीचिंग की जब हम चर्चा करते हैं तो ये विधि रटने पर बल देती है। किस पर बल देती है, रटने पर बल देती है। इसका मतलब जो भी अधिकाधिक विषय वस्तु है उसको आप क्या कीजिए, मुँह ज़बानी तौर पर क्या कर लीजिए, रट लीजिए। ऐसा ये बाध्य करती है बच्चे के लिए। इसके वजह से बच्चे को पाठ में क्या नहीं रहती है, कोई भी उसकी रुचि नहीं रहती है। जब रुचि नहीं रहती है तो विधि कैसी हो जाती है, अमनोवैज्ञानिक। कैसी हो जाती है, अमनोवैज्ञानिक हो जाती है। वो यही हो जाती है कि ये बाल केंद्रित विधि नहीं है, शिक्षक केंद्रित विधि मानी जाती है। इस विधि से रटा हुआ ज्ञान कभी भी, क्योंकि ज्ञान क्या किया जा रहा है, रटा हुआ जा रहा है, इसलिए ज्ञान जो होता है वो कभी क्या नहीं होता है, स्थायी नहीं होता है। बच्चा उसको शीघ्र भूल जाता है। कैसी विधि हो गया, ज्ञान कैसा हो गया, इसमें अस्थायी हो गया। ये आप ध्यान रखेंगे। अब हम बात करते हैं कि इसके कुछ प्रयोग के बारे में, किस प्रकार से हम इसका प्रयोग करेंगे इस विधि का। जैसे हमने आगमन विधि के कुछ प्रयोग पढ़े थे, तो इस विधि की हम जब चर्चा करते हैं कि पहले प्रयोग पढ़ते हैं, फिर उसके बाद हम इसकी कार्य विधि के बारे में चर्चा करते हैं आपसे कि कैसे कार्य विधि आगे बढ़ती है। कि सर्वप्रथम इसमें आपको बताया है जैसे कि इसमें क्या बता दिया जाता है, बच्चे को कोई नियम बता दिया जाता है, फिर विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से उस नियम को क्या किया जाता है, स्पष्ट किया जाता है। जैसे नियम बता दिया बच्चों के लिए कि वे वस्तुएं जिनका घनत्व पानी के घनत्व से क्या होता है, कम होता है, वो वस्तुएं पानी पर क्या करती हैं, तैरती हैं। ये नियम बच्चों को बता दिया गया। ठीक है, वे वस्तुएं जिनका घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है, वे वस्तुएं पानी पर तैरती हैं। अब इसके लिए क्या है, विभिन्न उदाहरणों का प्रयोग करके बच्चे को दिखाया जाता है। उदाहरणों के सहायता से क्या दिखाया जाता है, पत्थर का टुकड़ा लिया, कागज का टुकड़ा लिया, लकड़ी का टुकड़ा लिया, लोहे की कील ली और उनको बारी बारी से पानी पर फेंक कर बच्चे को दिखाया, और बच्चे ने इसको स्वयं करके देखा। तो उसे ये मालूम चल जाता है कि पत्थर का टुकड़ा और लोहे की कील तो पानी में क्या हो जाती है, डूब जाती है, और लकड़ी का जो टुकड़ा है और जो कागज़ का टुकड़ा है वो पानी पर तैरता हुआ रहता है। तो ये दिमाग में ये बात क्लियर होगी उदाहरणों के सहायता से। इसी प्रकार से जो हमने आगमन विधि में बताया था कि वे वस्तुएं कि जिन वस्तुओं का भार की हम बात किया करें, इस तरह से हम समझ सकते हैं कि वस्तुओं का जो भार होता है वो वायु की अपेक्षा क्या होता है, वायु की अपेक्षा हमने बात की थी पानी में क्या होता है, कम होता है। इसकी पुष्टि के लिए वो क्या करेगा, विभिन्न विभिन्न वस्तुओं को उनका जो भार है वो वायु में ज्ञात करेगा और जल में ज्ञात करता है, उस नियम की पुष्टि करता है। इसके उपयोग हैं। अब इसकी बात आती है हमें कि हमने जैसे आगमन विधि की बात की थी, इम्प्लीमेंटेशन किस प्रकार से इनका कार्य विधि होती है, प्रोसीजर किस प्रकार से होता है, ये आपको हमने बताया था कि किस प्रकार से इनका प्रोसीजर फॉलो किया जाता है। आगमन विधि में सर्वप्रथम क्या होता है, एग्जाम्पल प्रस्तुत किए जाते हैं, पहली बात। दूसरी बात, कुछ उसमें स्टेप शायद हो सकता है मिस्टेक में रहा हो, आप समझें। सर्वप्रथम एग्जाम्पल प्रस्तुत किया जाता है। इस विधि के अंतर्गत सर्वप्रथम क्या करेंगे, हम कोई भी
फॉर्मूला हो, ठीक है ना, कोई भी फॉर्मूला हो या रूल हो, तो बच्चों को क्या किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है। या इसको हम कह सकते हैं कोई भी डेफिनेशन, परिभाषा बच्चे के सम्मुख प्रस्तुत की जाती है कार्यविधि के अंतर्गत। हमने इसमें उन उदाहरणों के माध्यम से क्या करते हैं, उन विभिन्न उदाहरणों को जब प्रयोग किया हमने तो उनका क्या करते हैं, निरीक्षण किया जाता है, और निरीक्षण के माध्यम से हम किसी निश्चित परिणाम की ओर आगे बढ़ते हैं आगमन विधि में। निगमन विधि की जब हम बात करते हैं तो यहाँ क्या किया जाता है कि ये सर्वप्रथम हो गया, इनको प्रस्तुत किया, सूत्र, नियम या परिभाषा को विद्यार्थी के सम्मुख प्रस्तुत किया। उसके बाद क्या किया जाता है, इसमें एप्लीकेशन किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, और एग्जाम्पल बहुत सारे उदाहरण उसके लिए प्रस्तुत किए जाते हैं, और उदाहरणों के प्रयोग के माध्यम से उस नियम को क्या किया जाता है, स्पष्ट किया जाता है। इसके बाद तीसरी बात आती है, इनके आधार पर वो क्या बनाता है, कुछ निष्कर्ष की ओर आगे बढ़ता है, और फिर चौथे स्टेज में लास्ट में क्या करता है, इनका विभिन्न उदाहरणों की सहायता से क्या करेगा, सत्यापन का कार्य करेगा। ये निरीक्षण करके क्या करता है, हम इसमें जब बात करते हैं हम कि यहाँ बच्चा क्या करता है, ऑब्जर्वेशन के बाद जनरलाइजेशन करता है। इसका मतलब कोई गुण है, कोई समानता है जो उस उदाहरण के अंतर्गत है, जिसको उसने ऑब्जर्वेशन किया है, उसका वो क्या करता है, सत्यापन, जनरलाइजेशन करता है, सामान्यीकरण करता है, और लास्ट में यहाँ भी क्या करता है, वेरिफिकेशन करता है, सत्यापन करता है। ये क्रिया विधि होती है आगमन और निगमन विधि की। इसके अतिरिक्त आपको ये जान लेना जरूरी है कि आगमन विधि और निगमन विधि की यदि जनक की बात की जाए तो दोनों ही जो विधि है वो अरस्तु के द्वारा बतलाई गई थी, आगमन विधि और निगमन विधि। यदि हम बात करते हैं निगमन की, उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं कि जहाँ जहाँ धुआं होता है वहाँ आग होती है, तो बच्चा क्या करेगा, वो ये समझता है, कंसेप्ट क्लियर करता है कि पहाड़ है तो उस पर धुआं है, इसका मतलब वहाँ पर आग लगी हुई है। ये निगमन का एक विचार है। आगमन की जब बात करते हैं कि कोई व्यक्ति है वो ख़त्म हो गया है, व्यक्ति मर गया है, इसलिए इसका मतलब वो जिंदा था, उसने जन्म लिया था। कोई पशु है वो ख़त्म हो गया है, इसका मतलब वो जिंदा था। कोई पक्षी है वो ख़त्म हो गया है, इसका मतलब वो जिंदा था। इसका मतलब कि सभी जन्म लेने वाले व्यक्ति, पशु पक्षी जो होते हैं वो मरणशील होते हैं। ये आगमन का एक विचार हो गया जब हम तर्क की बात करते हैं। तो आप इस पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें, सुने, समझें। धन्यवाद।